हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार की क्लासेस। आज डेट है 16 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे केवल एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो है ये कि पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो उनको एम्पावर किया जा रहा है। जो इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जैसे कि वहाँ पे अभी गवर्नमेंट चल रही है आप गवर्नमेंट, ठीक है, आम आदमी पार्टी, तो उनके बीच की एक टसल ऑलरेडी चलती आ रही है जिसमें 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी है जिसमें ये कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि एक इलेक्टेड बॉडी के बेसिस पे गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी, उनके हाथ में ज़्यादा पावर रहेगी, ठीक है। और अभी मुद्दा जो है वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन्ड पेज पे दिया हुआ है, वहाँ से हम इस मुद्दे को पूरा डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर जो न्यूज़ है वो इतनी सी है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपनी तरफ से पकड़ ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रही है। तो जानेंगे इस आर्टिकल को। बाकी फ्रंट पेज पे कुछ भी काम का नहीं है, सीधा हम इसमें इस न्यूज़ को भी एक्सप्लेन पेज पे ही डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है ये कि अब अपर गंगा जो एरिया है जहाँ पे गंगा का ओरिजिन हो रहा है या फिर हिमालयन रीजन में गंगा का जो पूरी जो एक ट्रेजेक्ट्री है या जो पैटर्न है, वहाँ पर अब नए प्रोजेक्ट्स को कोई अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। ये बात हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने कही है। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रिजर्वेशन लिमिट को लेकर के। ये फिर से मुद्दा आ गया है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंदिरा साहनी केस में ये चीज़ क्लियर की हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं देना होगा। तो अभी जो पिटीशन लगाई गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, जो कदम उठाए गए हैं मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो गया, महाराष्ट्र में जो रिजर्वेशन की लिमिट है वो 50% से ज़्यादा हो गई। तो इस पूरे मुद्दे को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से चैलेंज किया गया है कि 50% लिमिट को कैसे ब्रीच किया जा सकता है। और ये जो 50% की लिमिट है ना रिजर्वेशन पे, वो एक लक्ष्मण रेखा का काम करती है। देख लेंगे एक बार इस आर्टिकल को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि इंडिया जो आर्म्स इंपोर्ट करता है, जो भी हम वेपनरी आर्मरी ये इंपोर्ट करते हैं, वो चीज़ें अभी रिड्यूस हो गई है। इंपोर्ट हमारा बहुत रिड्यूस हो गया है, लगभग 1/3 से, ठीक है। 2011 से 2015 के बीच का जो हमारा इंपोर्ट है ना, वो लगभग डिक्लाइन कर गया है 1/3। इसकी वजह जानेंगे और कौन कौन से इंपोर्ट, और एक ये रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है ये जानेंगे, और बाकी फर्दर डिटेल्स, सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है, इंडिया कौन से स्टैंड पे आता है, वो भी जानेंगे इस न्यूज़ के थ्रू। इसके अलावा पार्लियामेंट्री पैनल ने अपनी तरफ से कंसर्न शो किए हैं कि लद्दाख में जो बॉर्डर एरियाज़ है ना, जो चाइना के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, बोलो उन एरियाज़ में बहुत कम डेवलपमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो एक बार ये भी देखेंगे इस वाले आर्टिकल को। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे वो दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पूरा एक टसल है वो देख लेंगे ही। फ्रंट न्यूज़ में फ्रंट पेज वाली न्यूज़ थी वो यहाँ पे डिटेल में देख लेंगे। दूसरा, इस तरफ स्टेट इलेक्शन कमीशंस की ऑटोनॉमी को लेकर के है सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट, वो भी देखेंगे। गोवा में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये क्या थे, ये देना था कि लोकल बॉडीज़ को ऑटोनॉमी मिल जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाए, तो वहाँ पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना करे और एक ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके। बट अभी जो पूरा डेवलपमेंट गोवा में देखा जा रहा है, जिसमें रिजर्वेशन को लेकर के मुद्दा पहुँचा सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। देखेंगे इसको, आर्टिकल को। यहाँ पर नीचे जो आर्टिकल है इसमें अब श्रीलंका की तरफ से वार ऑन टेरर चल रहा है कि कैसे भी करके टेररिज्म को ख़त्म करना है, रेडिकलाइजेशन को कम करना है हमारे यहाँ पे। तो उन्होंने एक तो क्या कर दिया, बुर्का बैन के लिए अभी एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया है। ओके, तो इसके बारे में बताया हुआ है। इसमें क्या है कि 2018 में ईस्टर के दिन, ठीक है, अटैक हुआ था वहाँ पे श्रीलंका में, बॉम्ब, एक तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ था, बहुत जनों की जान गई थी उस टाइम पे। तो उसी के चलते अभी जो रेडिकलाइजेशन हो रखा है मुस्लिम्स का वहाँ पर, उसको रोकने के लिए ये कानून लाया है सुप्रीम कोर्ट ने, श्रीलंका ने। ओके, तो इस आर्टिकल को हम वैसे से डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। न्यूज़ जो ये है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद में कुछ कंसर्न्स राइज किए जा रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी वैक्सीनेशन के बाद का जो डेटा है, जिन जिन को वैक्सीन लग गया है, उस डेटा को एनालाइज किया जाएगा
कि कितना साइड इफ़ेक्ट आ रहा है इन वैक्सीन्स का। फिलहाल तो इंडिया में 2 वैक्सीन चल रहे हैं, एक तो कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन, ठीक है। तो उसी को लेकर के ये आर्टिकल है, थोड़ा सा देख लेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा आपके लिए एक टास्क है, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स या फिर होलसेल जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल आप पढ़ोगे अपनी खुद की बुक से। और हम जो दूसरी न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो ये इधर कि आरबीआई ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है वो इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उन बैंक्स की सभी ब्रांचेज तक एक्सटेंड करने की बात कर दी है। इससे क्या होगा कि चेक जो है वो अब जल्दी से क्लियर हो पाएंगे। तो ये अपने आप में क्या होगा, ट्रांजैक्शंस को स्पीड प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या होता है कि मान लो, अभी डिटेल में देख लेंगे, चलो लास्ट में, अभी फिर एक सीक्वेंस में देखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। साथ में हरियाणा में जो जॉब कोटा है उससे रिलेटेड अभी क्या रिसर्च की गई थी, ठीक है, नेस्कॉम की तरफ से ये रिसर्च हुई। तो ज़्यादातर कंपनियों ने ये कहा, बोले इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट आएगा इंडस्ट्री पे। ओके, तो देखते हैं आप डिटेल में एक एक आर्टिकल को जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए। फर्स्ट आर्टिकल है नो नोड फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स इन अपर गंगा एरिया। जावड़ेकर जी ने ये बात कही है। हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जी ने मंडे को पार्लियामेंट में अपनी एक जवाब के तौर पे उन्होंने बताया, बोला कि कोई भी नए प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल अब हम नहीं देंगे, पर हाँ जो ऑलरेडी जिनको अप्रूवल मिला हुआ है उनको इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा कंसर्न में आने की ज़रूरत है नहीं। इसके पीछे वजह जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में फ्लैश फ्लड आई थी ना ऋषि गंगा में, उसको लेकर के पूरा मुद्दा। ऋषि गंगा जो कि अलकनंदा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। साथ में राज्यसभा में इन्होंने अपनी जवाब में एक बात और कही कि इसरो, डीएसटी और हिमालयन स्टडीज़ मिशन, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन्वॉल्व हैं कि इकोलॉजी को स्टडी कर पाए, वहाँ पर जो भी क्लाइमेट चेंज का असर है उसको अच्छे से पढ़ पाए। साथ में एक चीज़ अच्छे से कही है कि जो कैंपा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड इन ल्यू ऑफ द क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, मतलब अगर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए अगर किसी फॉरेस्ट पैच को क्लियर करना पड़ता है, वनों की कटाई करनी पड़ती है, तो उसके बदले में कहीं दूसरी जगह पे उतने ही एरिया के ऊपर आपको फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कैंपा। ओके, या आप एनवायरनमेंट में पढ़ते ही हो ये जो EIA का मुद्दा जो होता है उसमें पूरा डिटेल में कि कैसे हम इकोलॉजी को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शंकर IAS की बुक में आपने पढ़ा होगा ये डेफिनेटली, ठीक है। साथ में एक ये कि जो क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक मुद्दा बहुत बड़ा है, इस टाइम पे हाईलाइटेड है, तो उसमें ये बताया जा रहा है और ये रियलिटी भी है कि ग्लोबल कार्बन बजट एंड इक्विटी इन क्लाइमेट चेंज, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये आप कोट कर सकते हो कि इंडिया का क्या ड्यूटी है, क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कार्बन फुटेज को कंट्रोल करने में, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में। तो हिस्टोरिकली अगर देखें, जो कि 2010 में रिलीज हुआ था, ये ग्लोबल कार्बन बजट्स एंड इक्विटी इन क्लाइमेट चेंज, ये पब्लिश हुआ था 2010 में। बोला हिस्टोरिकली अगर देखें तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ना कार्बन एमिशन में, वो केवल 3% है, जबकि USA का 29% है, अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ का 45% है और चाइना का 10% है। तो इंडिया की ड्यूटी इतनी ज़्यादा बनती नहीं है जितना कि डेवलप्ड नेशंस कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, साथ में डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रॉपरली लेनी चाहिए, क्योंकि कार्बन एमिशन की वजह से आज जो भी क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं उन चीज़ों में केवल इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही आप केवल जिम्मेदार ठहराओ या उन पर आप इक्वल प्रेशर क्रिएट करो जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ पे बन रहा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बेमानी हो जाएगी। ये चीज़ इन्होंने बताई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है महाराष्ट्र में मराठा कोटा केस को लेकर के, जिसमें अभी पिटिशनर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई है, उन्होंने ये कहा कि 50% की जो लिमिट फिक्स की गई थी इंदिरा साहनी केस में 1992 में, जिसको हम बोलते हैं मंडल कमीशन केस भी बोला जाता है, जिसमें OBC को रिजर्वेशन दे दिया गया था 27% और उसके बाद में फिक्स कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते हो। पर हाँ, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं, ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं जिनमें कि रिजर्वेशन को बढ़ाना पड़े, तो एक अलग बात बन जाती है। बाकी इस वर्डिक्ट के बेसिस पे ये 50% लिमिट जो है वो बोले लक्ष्मण रेखा है। बेसिकली पॉइंट क्या है कि ये महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन को लेकर के ये जो केस है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। तो इसके चलते ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजेस की बेंच ने अपनी तरफ से वर्डिक्ट दिया है, या उन्होंने कहा है, प्रपोजल रखा है कि हम अब जो 9 जजेस की बेंच का जो वर्डिक्ट आया था इंदिरा सोहनी वाला जो केस था,
उस केस को हम रिव्यू करेंगे हायर जजेस की बेंच से, मतलब 11 जजेस की, कम से कम 11 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और फिर जाकर के वो रिव्यू करेगी। क्योंकि अगर एक 9 जजेस की बेंच ने जो वर्डिक्ट दिया था उसको अगर ओवरटर्न करना है, चेंज करना है ना, तो उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेंथ की हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तब जाकर के काम होगा। अब देखते हैं होता है क्या। बाकी ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मंडल कमीशन ने अपनी तरफ से 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1980 के अंदर अपनी रिकमेंडेशंस देती थी। वहाँ पर ये जो मराठा कम्युनिटी है इसको फॉरवर्ड कम्युनिटी कंसिडर किया गया था। साथ में 2000 के टाइम पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने भी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी कि मराठा कम्युनिटी को आप बैकवर्ड क्लास में कंसिडर करो। देखो बेसिकली महाराष्ट्र ने अपनी तरफ से ये जो प्रोविज़न किया है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो रिजर्वेशन दिया है मराठा कम्युनिटी को, उसमें ये जो कानून है उसका नाम है महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एक्ट। ठीक है, उनके लिए बैकवर्ड क्लासेस एक्ट इसमें बताया गया है। और साथ में पिटिशनर जो हैं जिन्होंने पिटिशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उनका कहना है कि आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन के प्रोविजंस है ना, वो इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए हैं। ठीक है ना, वहाँ पर अगर आप सोसाइटी में जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनको अपलिफ्ट करो तो ठीक है। बट ऑलरेडी जो एक आप कह सकते हो कि जो 50% लिमिट है सुप्रीम कोर्ट ने जो फिक्स कर रखा है, आप उसको तो ब्रीच नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को देखा जाएगा। तो आर्टिकल 15 जिसमें डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में हम प्रोविजंस पाते हैं, और साथ में आर्टिकल 16 जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, पब्लिक अपॉर्चुनिटी, पब्लिक जॉब्स के लिए इक्वल आपको ट्रीटमेंट मिले, उसके बारे में प्रोविजंस है। अब देखो टाइम बताएगा सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट लेकर के आता है। फिलहाल तो हमने एक बार रिव्यू कर लिया है, जो भी मुद्दा था उसको एक बार फिर से रिकैप कर लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया जो आर्म्स को इंपोर्ट करता है वो 2011-15 से और 2016-20 के बीच में अगर देखें तो लगभग 1/3 मतलब 33% तक डिक्लाइन कर गया है। बेसिकली ये रिपोर्ट जो है ना आर्म्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, ये रिलीज़ की जाती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो गया सिपरी। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्म्स ट्रेड को ट्रैक करता है। ठीक है, और साथ में ये इसी ने मेंशन किया है कि 2011-15 और 2016-20 के बीच में अगर देखें तो इंडिया का जो ट्रेड है, या इंडिया ने जो इंपोर्ट करना रहा जो आर्म्स का, वो 1/3 डिक्लाइन कर गया, मतलब 33% रिड्यूस हो गया। दूसरी तरफ इंडिया वर्ल्ड में फिर भी अभी भी सेकंड हाईएस्ट इंपोर्टर बना हुआ है सऊदी अरब के बाद में, ये एक बात आ गई। टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर की बात करें जो कि आर्म्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें यूएस, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और चाइना रहे हैं 2016-2020 के बीच में। साथ में इंडिया ने जो डिक्लाइन रजिस्टर किया है 33% का, उसकी वजह क्या है? उसमें मेन तो क्या है, इंडिया अपनी डाइवर्सिफिकेशन लेके आना चाह रहा है। देखो इसमें आपके दिमाग में ये आया होगा कि इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट बनना चाह रहा है, मैं अपनी खुद की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा एनहेंस करना चाह रहा है, ये तो है। पर ये जो 33% के रिडक्शन में मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इंडिया ने अपने आर्म्स इंपोर्ट को रिड्यूस कर दिया कि केवल एक रशिया जैसे कंट्रीज़ पर ही हम केवल 100% रिलाई नहीं कर सकते। साथ में और इंपोर्ट जो है वो रशिया से ही डाउन नहीं हुआ है, यूएसए से भी हम जो इंपोर्ट करते हैं उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। तो पॉइंट क्या रहा है? डाइवर्सिफिकेशन इन द सोर्सेज, कि हम कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं आर्म्स को, तो उसके चलते हैं अब। और दूसरा, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के चलते बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो उसके चलते इंडिया ने अभी अपने आर्म्स इंपोर्ट को एक बार रिडक्शन पे रखा है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है अपने आप में। देखो आर्म्स पे ज़्यादा पैसा लगे, इसका मतलब क्या हो गया कि हम हमारे जो और जो इश्यूज़ हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, पुअर्टी से हमारे साथ के लोगों को बाहर निकालना, वो सारे काम कहीं ना कहीं फिर धरे रह जाते हैं। ठीक है, पीस जब होती है ना तब भी थोड़ा सा ही पॉसिबल हो पाता है। खैर आगे चलते हैं, जो हमारा आर्टिकल है उसको देखते हैं। और इसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स की अगर बात की जाए तो उनमें रशिया और चाइना, इनका एक्सपोर्ट तो देखो डाउन गया है, और जबकि इनके डाउन जाने का जो एक तरीके से एक्सपोर्ट डाउन गया है, तो इसका फ़ायदा उठाया है जर्मनी जैसे कंट्रीज़ ने, उनको मौका मिल गया। ठीक है, यूएसए, फ्रांस और जर्मनी, इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं रशिया और चाइना का जो एक्सपोर्ट था उसका डिक्लाइन करने का फ़ायदा उठाया है। इसके अलावा एक सेकेंड रुकिए, इसके अलावा पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डेटा रिलीज़ किया उसमें ये था कि लगभग 101 डिफेंस इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट हमने नेगेटिव में ले लिया है। दैट मीन्स कि हम उनका इंपोर्ट बहुत मतलब रोक ही चुके हैं। 101 ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका
इंपोर्ट पहले हुआ करता था उसको बहुत रिड्यूस कर चुके हैं। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो लगभग 70,221 करोड़ रुपए आर्म्ड फोर्सेस की अगर बात करें तो उन पे जो खर्चा होता है आर्म्ड फोर्सेस पे, जो हमारी एयरफोर्स है, मिलिट्री है और नेवी है, उन पे 70,221 करोड़ रुपए जो खर्च होते हैं उसको वो ये इतना अमाउंट केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए ही अलॉट किया गया है। तो एक तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करना एक टारगेट देखा जा रहा है। अच्छा, वर्ल्ड में दूसरे कौन से कंट्रीज है जिन्होंने इंपोर्ट को बढ़ाया है? देखो, सऊदी अरब ने, कतर ने, इजिप्ट ने, ये ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने अपने इंपोर्ट को इंक्रीज़ किया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट मतलब हमारे लिए वेस्ट एशिया हो गया, वहाँ पर अभी जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो उसका असर यही है। ठीक है, तो रशिया और चाइना का एक्सपोर्ट तो डाउन हुआ है, और दूसरी तरफ जो यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इनका जो एक्सपोर्ट है आर्म्स का वो राइज हुआ है, और इंडिया ने इंपोर्ट है वो रिड्यूस किया है। और ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? सिप्री, ये ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, पार्लियामेंट्री पैनल ने अपनी तरफ से कंसर्न शो किए हैं कि भाई जो लद्दाख में बॉर्डर से अटैच जो एरिया है वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, कि जितना फंड अलोकेट किया गया था उस फंड का केवल 27.42% ही यूटिलाइज किया गया लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो कि दूसरे यूटीज़ के कंपैरिजन में बहुत कम है। जैसा कि हमें पता है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्केट कर दिया गया था। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बेसिस पे, और अभी यूटीज़ बना दी गई हैं 2, जिसमें एक तो है जम्मू एंड कश्मीर यूटी और दूसरी बन गई कौन? लद्दाख यूटी। तो लद्दाख वाली यूटी की अभी बात चल रही है। दूसरा, अगर हम देखें कि यहाँ पर जो मेन डेवलपमेंट जो होता है, देखो बॉर्डर एरियाज़ में डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में चलती है। अब आपके लिए टास्क यहीं पर ये है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में आप गूगल करोगे और इसके बारे में रीड आउट करोगे और थोड़े से नोट मेकिंग भी ज़रूर करोगे। ठीक है, और मेन तो यही था, डिफ़िकल्ट टेरेन है, टेरेन की वजह से वहाँ पे, और दूसरा चाइना के साथ में जो एस्केलेशन अभी देखने को मिल रहा है ईस्टर्न लद्दाख में, अभी भी केवल पैंगोंग शो एरिया से ही तो डिसएंगेजमेंट हुआ है, बाकी चीज़ों में तो बाकी एरियाज़ में तो अभी भी कहीं ना कहीं खड़ी है दोनों की आर्मीज आमने सामने। तो उसको लेकर के भी थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं बहुत रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, बहुत ही हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। लद्दाख एक डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, रेनफॉल बहुत कम है वहाँ पे, तो इसके चलते वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बात कही है पार्लियामेंट्री पैनल ने। बाकी कुछ इतना ज़्यादा काम का है नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सेंटर वर्सेस स्टेट इन दिल्ली। देखो, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी मंडे को एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसको हम आगे बढ़ेंगे GNCTD। ठीक है, ये शॉर्ट में नाम हो जाएगा इसका। तो ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा के अंदर। अब इसमें मुद्दा क्या आ रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिनको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ओके, और दूसरी तरफ वहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो विधानसभा में काम करती है, विधानसभा के थ्रू काम करती है, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है, राइट। तो उस सरकार के बीच में तो इलेक्टेड गवर्नमेंट और ये अपॉइंटेड जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनके बीच का जो खींचतान है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है अरविंद केजरीवाल या कोई भी दूसरी पार्टी, और दूसरी तरफ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, तो इनकी जो एक पॉलिटिकल टसल है ना, उसका ही एक ये पार्ट मान के चलो आप। ठीक है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी बात, अपनी मनमानी करना चाहती है दिल्ली के अंदर, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से अपनी ऑटोनॉमी चाहती है। तो ये है पूरा मुद्दा। तो बिल कहता क्या है, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। देखो, स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव और रीजंस की अगर बात करें तो सेंटर ने क्लेम किया है अमेंडमेंट के थ्रू कि जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन रहा है ना, उसमें उसको थोड़ा और क्लियर लाया जाए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बेसिस पे प्रॉपरली डेवलप किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम की अगर बात करें तो दिल्ली को एनसीटी का जो प्रोविज़न है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी वाला जो एक्ट है, वो आया था, मतलब पहले दिल्ली और दिल्ली के बाद में फिर बाद में एनसीटी डिक्लेयर कर देना, आसपास के रीजन्स को उसमें मर्ज करके। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, थोड़े आप इधर की बात कर लो, राजस्थान का थोड़ा हिस्सा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ के जो रीजन्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो बेसिकली 1991 में एक्ट आया था, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बेसिस पे आर्टिकल 239AA और आर्टिकल 239BB ये इंट्रोड्यूस किए गए थे, और उसके बाद में दिल्ली को एनसीटी का स्टेटस मिल जाता है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि वहाँ पर
एनसीटी का स्टेटस मिलने के बाद में एक स्टेट गवर्नमेंट में जो इलेक्शन होते हैं ना, स्टेट में, स्टेट लेवल पे, वो ही तरीका यहाँ पर अपनाया गया। तो एक तो हो गई देखो इलेक्टेड गवर्नमेंट, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर होंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके साथ में उनके जो मिनिस्टर होंगे, ऐसे करके पूरी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाएगी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसको बोला जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरी तरफ यहाँ पर गवर्नर की तर्ज पे ही, अब जैसे कि हमें पता है कि दिल्ली जो है वो न तो पूरा स्टेट है और ना मतलब एकदम और यूटीज़ के इक्वलेंट है। अब यूटीज़ में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमिनेंस होती है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं ना, उसके हिसाब से वो काम करते हैं, राइट। अब यहाँ पर मुद्दा क्या आ गया कि एक तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहाँ के उपराज्यपाल जिनको बोलते हैं हिंदी में, उनके बीच में कहीं ना कहीं खींचतान चलती रहती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी कोई और है और दिल्ली में अगर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करें वो किसी और पार्टी का है। तो वो टसल कहीं ना कहीं 2018 में हाईलाइट भी हुआ था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से वर्डिक्ट ये दिया था कि भाई आप एक चीज़ बताओ कि दिल्ली तो न तो पूरा 100% आप कह सकते हो कि एक स्टेट है, और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो अपनी फिर बाद में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी ऑटोनॉमी को ब्रीच कर सकते हैं। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की थी 5 जजेस की बेंच ने कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की कंकरेंस का मतलब ये नहीं है कि हर एक मुद्दे पर ही इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से पहले पूछे। केवल 3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की कंकरेंस पहले मतलब प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। इन 3 मुद्दों पर तो देखो प्रायर परमिशन की ज़रूरत है। बाकी और जितने भी इश्यूज है ना, उनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो केवल इन्फॉर्म करेंगी किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है ना, इसका जो दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत ही मतलब एक बैलेंस, एक तरीके से बहुत ही एफिशिएंटली इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। कैसे कि बोले ये 3 मुद्दों को छोड़ के बाकी मुद्दे तो हम हमारे हिसाब से कर ही सकते हैं ना। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, सारे काम करने के बाद में जब बात इंप्लीमेंटेशन की आ गई या एग्जीक्यूट करने की बात आ गई ना, तब जाकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपने डिसीजन के बारे में बताया कि हम ये काम कर रहे हैं। कहने का मतलब कि एक तो होता है देखो कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहें। एक लिंक का काम तो करते ही है ना। चीफ मिनिस्टर का काम क्या है, ये हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। प्राइम मिनिस्टर का काम भी यही है कि प्रेसिडेंट को डे टू डे जो भी फंक्शनिंग है, जो भी बातचीत हो रही है, उनके बारे में अपडेट देते रहना प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर देते रहेंगे। सिमिलरली चीफ मिनिस्टर का काम भी यहाँ पर है। बट यहाँ पर ये लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, इन तीनों को छोड़ करके बाकी किसी भी मुद्दे में लेफ्टिनेंट गवर्नर से ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट रखा नहीं। तो ऐसे में क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की पकड़ हो गई कम, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर ये लेकर के आ गया अपना खुद का अमेंडमेंट, जिसको हम बोल रहे हैं GNCTD एक्ट। ओके, ये है पूरा मुद्दा। आपको जहां तक है मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। और दिल्ली का जो प्रोविजन है ना एनसीटी का, वो आर्टिकल 239 AA के अंडर में आता है। तो इसके बारे में आप जरूर लक्ष्मीकांत में एक बार पढ़ोगे। ओके, आगे देखते हैं। अगर दिल्ली में हम सरकार की बात करें, लेजिस्लेचर की बात करें, असेंबली की बात करें, तो 70 मेंबर्स की है। और वहाँ पर अभी देखो आपकी सरकार चल रही है जिनके पास में 62 MLAs अवेलेबल है, मतलब फुल्ली क्लियर कट मेजॉरिटी है, कोई डाउट ही नहीं है। अब बात यह आ जाती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में कोई डिस्क्रिशनरी पावर है या उनकी स्वेच्छा से वो कुछ कर सकते हैं। अगर करंट अरेंजमेंट के बेसिस पे देखें तो देखो इनके पास में है कि कुछ मुद्दों को अगर जहाँ पर डिसएग्रीमेंट आ रहा है इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके बीच में जहाँ पर भी एक तरीके से डिसएग्रीमेंट आ रहा है, कोई भी मुद्दे पर एक कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है कि कहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है हमें, तो उस डिसएग्रीमेंट वाले मैटर को जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, ये प्रेसिडेंट के पास में ले जा सकते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर एक इशू को प्रेसिडेंट को ही रेफर करें। फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि हर एक इशू में फिर प्रेसिडेंट काम करेंगे, और प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस से काम करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय PM। तो ऐसे तो फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। तो ये ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर एक डेडलॉक नहीं बनना चाहिए और हर एक इशू को प्रेसिडेंट को रेफर करना वो भी एक बात ठीक नहीं है। तो यही चीज़ को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट ने अपना 2018 का जो वर्डिक्ट था उसमें कहा था कि आप दिमाग में लेकर के चलो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो तो ये दिमाग में लेकर के चले कि दिल्ली जो है वहाँ पर एक लेजिस्लेचर भी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसकी ऑटोनॉमी भी वहाँ पर रहनी जरूरी है।
तो दिल्ली की सरकार है उसको भी ये समझना चाहिए कि दिल्ली जो है 100% स्टेट नहीं है, स्टेटहुड नहीं दी हुई है, वो एक यूटी ही है। तो दोनों में एक कॉम्बिनेशन, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, यही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा है। बाकी तो फिर पॉलिटिकल इशू आ गया कि पहले जितने भी इलेक्शंस में बहुत जो लोग थे, बीजेपी के भी जो लीडर रहे हुए हैं ना, उन्होंने भी ये कहा है कि हाँ हम स्टेटहुड दिलाएंगे दिल्ली को, वो वोट बैंक का पूरा मुद्दा है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हमने देख लिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, एक्सप्लेन पेज पे मैटर है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसको इंडिपेंडेंट बनाओ। देखो होता क्या है अभी कि अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये बात कही है कि इंडिपेंडेंट मेंबर, एक इंडिपेंडेंट ही इंडिविजुअल होना चाहिए जो कि एग्जीक्यूटिव से एकदम सेपरेट होकर के अपने डिसीजन ले सके इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस ही आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं एक डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करने के लिए, राइट। अभी गोवा में क्या हुआ कि म्युनिसिपल इलेक्शंस होने थे, अब वो इलेक्शंस के लिए जो SC ST कैंडिडेट्स और वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन प्रोविज़न दिया हुआ है, उस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो भी डिसीजन लिया, जो डिमार्केशन किया है बॉर्डर्स का, कि हाँ डिलिमिटेशन किया है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन से रीजन में कंप्लीट हो जाएगी और किस किस सीट के ऊपर रिजर्वेशन अप्लाई होगा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई कि अभी गोवा में जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है ना, वो एक IAS ऑफिसर है, तो उसके चलते क्या हो गया, IAS ऑफिसर एग्जीक्यूटिव मेंबर हो गया। अब एग्जीक्यूटिव मेंबर अगर डिसीजन लेंगे तो वो तो फिर बाद में गवर्नमेंट जो कहेगी उसके हिसाब से काम करेंगे ना, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे। तो यही मेन मैटर है कि भाई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को इंडिपेंडेंटली काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पर अगर लॉ सेक्रेटरी जैसे इंडिविजुअल्स को आप अपॉइंट करते हो तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग इशू है, क्योंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बिल्कुल सीधा सा कहा गया था कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश होगा, और उसी स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स हैं वो एक्सटेंड कर दी थी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस दे दिया गया था अर्बन लोकल बॉडीज़ को, कि बोले कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कराएगा। अब आप एक चीज़ बताओ, स्टेट इलेक्शन कमीशन में अगर इस तरीके से एग्जीक्यूटिव के ही मेंबर्स अगर रहने लग गए तो फिर तो सरकार जो चाहेगी, फिर बाद में ग्रास रूट लेवल पे जो ऑटोनॉमी देना चाह रहे हैं तो वो कैसे आएगी। इसी चीज़ को लेकर के ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में गया, पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फॉलो नहीं किया गया है, तरीके से रिजर्वेशन प्रोविज़न पर काम किया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गई सरकार गोवा की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को ही अपहेल्ड किया है कि रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है उसको आप वैसे ही इम्प्लीमेंट करो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बताया गया है, जिसमें 33% रिजर्वेशन तो वुमेन के लिए है, और साथ में जो रोटेशन के बेसिस पे रिजर्वेशन देना है SC ST कैंडिडेट्स को, कि हाँ कि ST का मतलब तो हो गया शेड्यूल ट्राइब, दैट मीन्स कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में या जिस भी एरिया में जहाँ पर भी ST की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो तो ST सीट हो जाएगी। SC की जो सीट अलोकेट की जाती है उसमें ये देखा जाता है कि जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो कितनी है, वो प्रेजेंट है, तो एक रोटेशन के बेसिस पे फिर उनको रिजर्व मतलब उन सीटों को रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए एक और टास्क आ गया है, M लक्ष्मीकांत खोलो 74th एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को डिटेल में देख लो। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए इकोनॉमी पेज पे, वहाँ पे बताया गया है कि टॉप मॉनिटरिंग बॉडी है ना, अब ध्यान देगी कि वैक्सीन्स के बाद में क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारी तरफ से आप देखोगे तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वो ध्यान रखने वाली है कि जो वैक्सीनेशन लेने के बाद में जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे नेशनल एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमिटी, वो ऑब्जर्व करेगी कि ये जो वैक्सीन है उसको लेने के बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो क्या वैक्सीन से रिलेटेड ही है या कोई और चीज़ से रिलेटेड है, तो वो चीज़ देखी जाएगी यहाँ पर। कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका का, कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक का है, इनके ऊपर अब रिसर्च की जाएगी। और सिमिलरली ऐसा नहीं कि इंडिया में ऐसा हो रहा है वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट को नोटिस किया जाएगा, ये यूके में या दूसरे और कंट्रीज़ जहाँ पर वैक्सीन प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पर भी ध्यान दिया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आरबीआई ने एक्सटेंड किया है
कि जो चेक ट्रंकेशन है वो सभी ब्रांचेस पे अलाउ कर दे। अब मान लो ये कोई बैंक है ए, जो कि बैंक ब्रांच है ए, जो कि HDFC का ही ब्रांच है, राइट। एक दूसरा बैंक है SBI का, जिसका बैंक है बी ब्रांच, ठीक है। अब ए से एक अकाउंट होल्डर है XYZ, वो XYZ अपनी चेक बुक से चेक काट करके और फिर एक दूसरे इंडिविजुअल को दे देता है, मान लो अशोक नाम है उसका, राइट। अब वो अशोक है, वो उस चेक को कहाँ पर लगाएगा, जहाँ पर अशोक का खुद का अकाउंट है, क्योंकि XYZ जो बंदा था उस बंदे ने तो चेक कहाँ से काटेगा, जहाँ पर उसका अकाउंट है, जो कि ब्रांच ए में है। अब वो उसने चेक दे दिया काट करके किसको, अशोक को। अब अशोक जा करके अप्लाई करेगा कहाँ पर, जहाँ पर अशोक की खुद की बैंक अकाउंट है, वो कहाँ पर है, ये SBI की ब्रांच जो है बी में। तो ऐसे में अब ए से, अब पैसे तो पड़े हैं कहाँ पे, ए में, पैसे आने कहाँ पर है, बी में। अब यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के लिए आपने यहाँ पर मीडिया क्या चूज़ किया, चेक। और ये चेक का जो लिंकिंग है, इसी को क्या बोल दोगे आप, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पैसा जो है वो ए से डिडक्ट होकर के, जो कि XYZ का अकाउंट था, वहाँ से डिडक्ट होकर के पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसको, बी में। इससे क्या होता है, एफिशिएंटली पैसा ट्रांसफ़र हो गया, सिक्योरली काम हो गया। ये चेक यहाँ पे आ गया, पैसा इतना, मान लो 5 करोड़, 10 करोड़, 2 लाख, कितने भी रुपए हो, तो उस केस में क्या हो गया, सिक्योरिटी भी आ गई कि नहीं। एक बड़ा सारा बल्क की बजाय एक कागज़ का टुकड़ा जो कि बहुत वैलिड है, उसको आप अगर कैरी करके दूसरे को अगर हैंड ओवर करते हो तो उसको सेफ्टी से रखा भी जा सकता है। ये फ़ायदा होता है। तो इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम को RBI ने थ्रू आउट कंट्री एक्सपेंड करने के लिए एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है कि सितंबर 2021 आते आते ये काम हो जाएगा। इसके अलावा जेनेट येलन की अगर बात करें, इधर देखो यहाँ पर जेनेट येलन US फेडरल रिजर्व, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो उधर क्या है, US का फेडरल रिजर्व, वहाँ पर जो मेन जो हेड है वो कौन है, जेनेट येलन। ओके, इनके बीच में बातचीत हुई है, जो भी कुछ है इंटरनेशनल इश्यूज़ को लेकर के। तो US ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। तो डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।